हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आर स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं द हिंदी ट्यूटोरियल हिंदी में। उसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होता है हमारे एग्जाम की दृष्टि से, आईएएस पीसीएस एग्जाम की दृष्टि से, उसके बारे में इसमें डिस्कस करते हैं। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं पहला आर्टिकल, पहलवानों का विरोध प्रदर्शन। जैसा कि आप सभी को पता है कि पहलवान काफी लंबे समय से दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा। 28 मई 2023 को दिल्ली पुलिस द्वारा भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामलों को लेकर एफआईआर दायर की गई है, जिसमें से एक मामला पॉक्सको अधिनियम के तहत दर्ज हुआ है। अब ये क्या है तो इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। पहलवान अपनी मांग पर अडिग हैं कि अध्यक्ष को गिरफ्तार किया जाए तथा उसका इस्तीफा लिया जाए। पहलवान ने नार्कोटिक्स की मांग की है। अब जैसा कि इस बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अब ये जैसे मुद्दे हैं पहलवान के विरोध प्रदर्शन, ये आए दिन न्यूज में रहता है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है यार। किसी भी देश के खिलाड़ी जो ओलंपिक में मेडल्स लेकर के आ रहे हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इतने दिनों से और उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो आए दिन इसके बारे में न्यूज में आता रहता है। अब हम रोज यही तो डिस्कस करेंगे नहीं। अगर रोज हम यही डिस्कस करेंगे तो इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट होता है करंट अफेयर वो तो छूट ही जाएगा हमारा। इस वजह से इसके बारे में हम आज डिस्कस कर ले रहे हैं। इसके अलावा जब कभी निर्णायक मोड़ आएगा, इसमें कोई फैसला आएगा, कोई बात आएगी, तो उसके बारे में हम अच्छे से फिर से डिस्कस कर लेंगे। देखिए मुद्दा क्या है। महिला पहलवान है कुछ, उन्होंने आरोप लगाया इन पे ब्रिजभूषण शरण सिंह। अभी मैं आरोप क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी कोर्ट ने इसको प्रूव नहीं किया कि ये सही है या गलत है, तो इसलिए अभी आरोप ही कहा जाएगा। तो ये इन्होंने आरोप लगाया कि इनका यौन शोषण किया गया ब्रिजभूषण के द्वारा, इनको मानसिक रूप से प्रताड़ना किया गया, इनका शारीरिक रूप से यौन शोषण हुआ है। इस तरीके से कई सारे आरोप लगाए गए इन पे। और ये जब महिला पहलवान दिल्ली पुलिस में एफआईआर करने गई तो दिल्ली पुलिस एफआईआर ही नहीं कर रही थी। काफी लंबे समय तक दिल्ली पुलिस आए बाएं कर रही थी। फिर इन्होंने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गए तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आदेश दिया कि एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की जा रही है, तब जाकर के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इसमें हमारा काम नहीं रह गया, अब यहाँ पे दिल्ली पुलिस का काम है कि वो रिपोर्ट सौंपे और उसके बाद ये हाई कोर्ट में लेकर के जाए और ये हाई कोर्ट फैसला देगी कि क्या सही है क्या गलत है रिपोर्ट के बेस पे। अब ये दिल्ली पुलिस का काम है, अब यहाँ से हम खुद को अलग करते हैं। और महिला पहलवानों ने कई बार ये भी आरोप लगाया कि जो ब्रिजभूषण है, इन्होंने अक्सर कैंप जो है इनके सिलेक्शन के लिए या जो क्षेत्रीय प्रैक्टिस होती है उसके लिए, जो अक्सर कैंप वो लखनऊ और उसके आसपास के क्षेत्र में लगाते थे ताकि वहां पे यौन शोषण आसान हो सके। क्यों? क्योंकि वो लखनऊ और उसके आसपास का क्षेत्र ब्रिजभूषण शरण सिंह का गढ़ माना जाता है, उनका इलाका माना जाता है। तो महिला पहलवानों का आरोप है और महिला पहलवान कह रहे हैं कि इनका नार्को टेस्ट करा लिया जाए, आधे से ज्यादा सच्चाई वैसे ही समझ आ जाएगी, आधा से ज्यादा सच्चाई वैसे ही बाहर आ जाएगी। देखो यार, अब इस तरीके के मुद्दे जब भी आए ना, अब इतने बड़े लेवल के प्लेयर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि इतने बड़े प्लेयर हैं ये, इनको दुनिया जानती है, समाज जानता है, हमारा देश जानता है। तो ये इमेज के भूखे तो है नहीं, इनको फेमस होने का शौक तो चढ़ा नहीं कि हमको फेमस होना है तो चलो विरोध प्रदर्शन करते हैं, फेमस हो जाएंगे। ये पहले से ही फेमस है ये लोग यार। ये लोग हमारे देश के लिए इतना कर रहे हैं। अगर इस तरीके के मुद्दे आते हैं तो आप उसका सोच के देखना सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगर इस तरीके के मुद्दे सामने आते हैं तो कल का कोई भी घर जो होगा वो अपनी बेटी को ऐसी जगहों पे, अपने खेल में ऐसी जगहों पे क्यों भेजना चाहेगा। वो सोचेगा इसके साथ भी कुछ हो जाएगा तो, और अगर होता है फिर उसके बाद सरकार सुन भी नहीं रही है, सरकार इस पर ध्यान भी ना दे। अगर मान लीजिए कुछ गलत हो भी गया है, गलती हो भी गई, तो उस पर कम से कम तत्कालीन तरीके से काम करना चाहिए, तत्पर होकर के काम करना चाहिए। लेकिन सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। तो इस तरीके से यार आगे चल करके जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम है या इस तरीके की जो भी स्कीम चलाई जा रही है वो तो विफल होने की बहुत हद तक संभावना है। क्योंकि जब आप सपोर्ट ही नहीं प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर कुछ गलत हो रहा है बेटियों के साथ और आप उस पर सुनवाई ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इस तरीके से कौन भेजेगा आगे स्पोर्ट्स में। किसी भी स्पोर्ट्स में वीडियो को भेजने से पहले सोचा जाएगा। वैसे भी अभी तक बहुत सारे ऐसे समाज हैं, बहुत सारे ऐसे जगह है हमारे देश में जहाँ बेटियों को यही सोचा जाता है कि सब घर में रहें, इनको पढ़ना लिखना जरूरी है, इनको स्पोर्ट्स में तो छोड़ो दो, पढ़ना लिखना तक नहीं उसको गवारा होता है। तो फिर आप स्पोर्ट में कैसे लेके जाएंगे, इनको प्रमोट कैसे करेंगे। और देखिए जब तक जांच चले, मेरा पर्सनली मानना है कि जब तक जांच चले कम से कम तब तक ये जो अध्यक्ष साहब हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह, इनको कम से कम निलंबित कर देना चाहिए ताकि जांच जो है निष्पक्ष तरीके से हो सके। कम से कम जांच तो निष्पक्ष तरीके से। उसके लिए एक कमेटी भी गठित की गई है। देखते हैं इसकी रिपोर्ट क्या आती है। जब इसकी कोई रिपोर्ट आएगी या इसमें कोई निर्णायक मोड़ आएगा तो इसके बारे में अच्छे से जान लेंगे फिर से। आइए देखते हैं पॉक्सको एक्ट के बारे में, पॉक्सको अधिनियम के बारे में। इसका हिंदी में इसको देखेंगे तो ये बोलते हैं यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा। पॉक्सको एक्ट क्या है, तो यह पॉक्सको अधिनियम को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा, तो महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा कब 2012 में अधिनियमित किया गया था। इसको कब लाया गया, तो 2012 में लेके आया गया था, जिसके अंतर्गत बाल यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए कड़े प्रावधान किए गए। किस किस के खिलाफ, तो यौन शोषण हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया, यानी ये बाल से संबंधित है, यानी जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं, 18 साल से। अब यहाँ पे एक चीज ये भी नोटिस करने वाली कि यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को नहीं दिया गया तवज्जो, यहाँ पे लड़कियों के साथ साथ लड़कों को भी कवर किया गया है। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में कि यहाँ पे दोनों को ध्यान में रख के चला जा रहा है। बाल यौन शोषण हो गया, यौन उत्पीड़न हो गया एवं पोर्नोग्राफी, उनसे बाल पोर्नोग्राफी जो गई, उन सबसे जुड़े मुद्दे इसके तहत देखे जाएंगे पॉक्सको अधिनियम के तहत। पॉक्सको एक्ट के तहत बच्चों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूना या बच्चों से अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना, बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाना, ये सारी चीजें कवर की जा रही है इसके तहत। ये सारी चीजें इसके तहत जुर्म मानी जाएंगी पॉक्सको एक्ट के तहत अगर ये सारी चीजें की जाती हैं तो।
बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकतें पॉक्सो एक्ट के तहत रेप की श्रेणी में रखी गई हैं। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखो, और बच्चों को उतना समझ होती नहीं है, बेचारे, उनको क्या समझ, वो तो अपना बस खेलते हैं, उन्हें क्या पता कौन किस नियत से छू रहा है, कौन किस तरीके से छू रहा है, कहाँ छू रहा है, कौन सा गुड टच है, कौन सा बैड टच है। और अक्सर घरों में, जैसे हमारे जैसे जो लोग मिडिल क्लास से संबंध रखते हैं, उनके घरों में तो सारी चीजें डिस्कस भी नहीं होती। उनके घरों में तो सारी चीजों को इतना खराब माना जाता है कि आप ये सारी चीजें बोल भी नहीं सकते। आप अपनी बहन को, अपने दोस्त को, किसी को ये समझा नहीं सकते कि यार आप इस तरीके से समझें, इस चीज को इस तरीके से बताएं। अगर आप इन सारी चीजों के बारे में बात करें तो लोग आपको ही गलत समझेंगे, उल्टा सीधा आपको ही बोलेंगे। तो ये सारी चीजें डिस्कस नहीं की जाती हमारे जैसे घरों में। लेकिन यहाँ पे ये है कि पॉक्सो एक्ट के तहत इन सारी चीजों को रेप की श्रेणी में रखा गया, बहुत अच्छा पॉइंट है। एवं इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी किया गया है। पॉक्सो एक्ट का वर्गीकरण, इसमें 2 श्रेणियां हो गई हैं, मुख्यतः इसमें 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया इसको। कौन कौन से? तो एक है 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के साथ, यानी अगर 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, उसके साथ कोई यौन अपराध होता है सॉरी, तो उसके तहत उसको आजीवन कारावास में मृत्युदंड का प्रावधान किया गया। यानी अगर 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ कोई बदतमीजी करता है, रेप करता है, इस तरीके की कोई भी गलत चीज करता है, तो उसको या तो आजीवन कारावास दिया जाएगा या तो सीधा मृत्युदंड दिया जाएगा। दूसरी कैटेगरी है 12 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के प्रति यौन अपराध। इसमें 16 वर्ष तक के नाबालिग बच्चों के प्रति यौन आरोप सिद्ध होने पर न्यूनतम 10 वर्ष एवं अधिकतम 20 वर्ष की कड़ी कैद का प्रावधान किया गया है, यानी कड़ी सजा का प्रावधान रखा गया है। अब कुछ विशेषज्ञ जो इसकी आलोचना इसी बेस पे करते हैं कि इन दोनों बच्चों में डिफरेंस क्यों, 12 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसके लिए ऐसे अलग प्रावधान और जो 12 वर्ष से अधिक उम्र का बच्चा है उसके लिए अलग प्रावधान, ऐसा क्यों? जबकि बच्चों की श्रेणी में तो दोनों ही आते हैं। 18 वर्ष से कम उम्र का जो उसी को बच्चा बनाया था, तो यहाँ पे भी जो 16 वर्ष तक के वो भी तो बच्चों की कैटेगरी में आएंगे, तो दोनों के लिए अलग प्रावधान क्यों रखा गया? इस बेस पे इसकी आलोचना की जाती है विशेषज्ञों द्वारा। पॉक्सो एक्ट के प्रावधान क्या है? इसके मुख्य प्रावधान हम देख लेते हैं। 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को यौन अपराधों को पॉक्सो एक्ट के तहत संचालित किया जाएगा एवं अपराधी के दोषी साबित होने पर पॉक्सो एक्ट के तहत सजा का प्रावधान किया जाएगा। यानी 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करता है, इस तरह के कोई भी मुद्दा आता है, तो उसको पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होगा और उस पर जो कार्रवाई की जाएगी वो भी इसी एक्ट के तहत की जाएगी। भारतीय दंड संहिता 1860 के तहत सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की उम्र 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष की गई है। यानी आईपीसी 1860 जो है उसके तहत सहमति से संबंध बनाने की, शारीरिक संबंध बनाने की, यानी फिजिकल होने की जो उम्र है उसको अब 16 साल पहले थी उसको बढ़ाकर 18 साल कर दिया गया है। 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का विवाह होने पर जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने को पॉक्सो के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। यानी अगर 18 वर्ष से कम, अब यहाँ पे 18 वर्ष से कम उम्र का क्या मतलब है? यानी बाल विवाह, और एक तरीके से बाल विवाह खुद में जुर्म है, उसके बाद भी यहाँ पे इसको कवर किया जा रहा है। यानी बाल विवाह हो जाता है अगर, और उसके बाद लड़की की सहमति नहीं है या लड़के की सहमति नहीं, क्योंकि पॉक्सो के दोनों को कवर किया गया है, तो अगर दोनों में से किसी का बाल विवाह हो जाता है और वो जबरदस्ती को उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो इसको भी पॉक्सो एक्ट के तहत ही रेप माना जाएगा और इसको इसी के तहत अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा, इसी के तहत कार्रवाई की जाएगी। पॉक्सो के तहत सभी मामलों की सुनवाई विशेष अदालत में की जाएगी। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, जाहिर सी बात है यार, अभी बच्चों से जुड़े मामला है, उसको नॉर्मल कोर्ट में आप कैसे लेके जा सकते हैं? अगर आप नॉर्मल कोर्ट में ले तो वहाँ की प्रक्रिया बहुत जटिल होती है, वहाँ पे बच्चों पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वहाँ पे पता नहीं कौन लोग कैसे ट्रीट करेंगे। अब ये बच्चों के लिए विशेष अदालत बनी तो जाहिर सी बात है कि चाइल्ड फ्रेंडली होगी, बच्चों के लिए अनुकूल होगी, तो उस तरीके से इसको देखेंगे। बच्चों के लिए अच्छी बात है कि स्पेशल अदालत बना दी गई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। और वहाँ पे विशेष अदालत में ये मामले निपटाए जाएंगे, जहाँ बच्चों की विशेष सुरक्षा की जाएगी, वहाँ पे उनसे निपटने के लिए, बच्चों को संभालने के लिए अलग तरीके से व्यवस्था की जाएगी। साथ ही पीड़ित बच्चे को माता पिता या चुने गए विभाग के साथ रखा जाएगा। यानी अगर माता पिता हैं तो उनके साथ, अगर माता पिता अवेलेबल नहीं है या आना नहीं चाह रहे, कोई और वजह हो जा रही है, जहाँ फंस जा रहे हैं, तो जिसको अब अभिभावक बनाएंगे माता पिता, उसको वहां पे रखा जाएगा बच्चों के साथ। सभी संबंधित कार्रवाई को कैमरे में भी रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी अगर कोई कार्रवाई ऐसी हो रही है जो वहां पे प्रोसीडिंग हो रही है अदालत की, कैसे क्या हो रहा है, कौन से फैसले आ रहे हैं, क्या चल रहा है, तो उसको कैमरे में रिकॉर्ड किया जा सकता है, ताकि फ्यूचर के लिए उसको बचा के रखा जा सके, उस फैसले को सुरक्षित रखा जा सके और देखा जा सके क्या सही है क्या गलत है। पीड़ित बच्चे के दिव्यांग, शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर, यानी अगर किसी भी तरीके से बच्चे में कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो दिव्यांग स्तर पे हो, शारीरिक स्तर पे या मानसिक स्तर पे हो, होने पर अदालत द्वारा अनुवादक, दुभाषीय या विशेष शिक्षक, अब अनुवादक का ट्रांसलेटर, यानी अगर मान लीजिए मेरी कोई लैंग्वेज है, मैं नहीं वहां पे बोल पा रहा हूँ, या बच्चे की मान लीजिए साइन लैंग्वेज है, अगर वो गूंगा है या उसको बोलने में कोई तकलीफ है, तो उस तरीके से अनुवादक रखा जाएगा। या द्विभाषी, यानी भाषाओं को बदलने के लिए, जो दो भाषी क्या होता है, जो दो भाषाओं को जानते हैं, हिंदी इंग्लिश या मराठी तमिल, इस तरीके से जो दो भाषाओं को जानते हैं, ताकि वो भी बीच में कोऑर्डिनेटर का काम करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई भाषा नहीं आती तो वो आदमी ऐसा होगा कि उसको आपकी भाषा आएगी, मेरी भाषा आएगी, तो वो आपसे सुन करके मुझे बताएगा, मुझे सुन करके आपको बताएगा। तो यहाँ पे कहा दुभाषी को रखा जाएगा, विशेष शिक्षक को रखा जा सकता है ताकि उसकी सहायता हो जाए बच्चों की। एवं संबंधित कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग की आवश्यक है, यानी इस तरीके की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होगी वो आवश्यक है, इसको करना ही करना है, इसमें कोई आए बाय नहीं किया जा सकता है। बाल यौन अपराधों से संबंधित केस आने पर पुलिस द्वारा पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा एवं इससे संबंधित सूचना बाल कल्याण समिति को 24 घंटे के अंदर देनी होगी। सॉरी, बाल कल्याण समिति जो है
इसको 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को ये बताना होगा कि इस तरीके का मामला आया, बच्चे को लेकर के यहाँ से आया, ये आरोप लगे हैं, ये चीजें हैं। पॉक्सो के तहत पीड़ित बच्चों की मेडिकल जांच सिर्फ महिला चिकित्सक द्वारा संपन्न की जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। देखिए यार, आज का माहौल ऐसा ना कि आप देखेंगे ज्यादातर जो बदतमीजी करने वाले होते हैं वो अपने जान पहचान के ही लोग होते हैं, अपने रिश्तेदार, अपने यार दोस्त या उनके घर के लोग, डॉक्टर, पुलिस, ये सारे लोग कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व हो रहे हैं इन सारी चीजों में। इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि महिला चिकित्सक ही होगी जिसके द्वारा इनकी जांच पड़ताल की जाएगी बच्चों की, कि उनके साथ क्या गलत हुआ है, कैसा ही हुआ है। एवं सिर्फ दर्द रहित जांचों को इसमें शामिल किया जाए, यानी कोई भी ऐसी जांच नहीं की जाएगी जो बच्चों के शरीर पे या मानसिक तरीके पर, मानसिक तौर पर या शारीरिक तौर पर उन पे नेगेटिव इंपैक्ट डाले, उनको दर्द हो या उनको कोई तकलीफ हो। अगर बच्चा असहमति फील कर रहा है, अगर उसको असहज फील हो रहा है, वो असहमति दिखा रहा है, तो उसको उस जांच को वहीं रोक दिया जाएगा, उसमें कोई आय बाय नहीं करना है। साथ ही यह जांच बच्चों के अभिभावक एवं विश्वसनीय व्यक्ति की देखरेख में होगी, यानी जब ये जांच होगी तो ऐसा नहीं कि उसको अलग कमरे में ले गए और पर्दा घेर के अलग तरीके से कर रहे हैं, अकेले कोपचे में कर रहे हैं, इस तरीके से नहीं माना जाएगा। वहां पे अभिभावक या माता पिता या कोई भी जो वहां आता है वो रहेगा, बच्चे की तरफ से कोई एक अभिभावक होना कंपलसरी है, तभी ऐसी जांच की जाएगी। पॉक्सो अधिनियम की कुछ महत्वपूर्ण बातें क्या, इसकी विशेषताएं क्या है। लिंग तटस्थ प्रकृति, अधिनियम चिन्हित करता है कि बालक एवं बालिकाएं, यानी यहाँ पे दोनों लोग को कवर किया गया, पॉइंट मैंने पहले बताया, दोनों यौन शोषण के शिकार हो सकते हैं और यह चाहे पीड़ित किसी भी लिंग का हो ऐसे कृत्यों को अपराध मानता है। मामलों की रिपोर्टिंग में आसानी, न केवल व्यक्तियों द्वारा बल्कि संस्थाओं द्वारा भी बच्चों के यौन शोषण के मामलों की रिपोर्ट करने के लिए अब पर्याप्त सामान्य जागरूकता पाई जाती है। जहां मामलों की गैर रिपोर्टिंग को भी पॉक्सो अधिनियम के तहत एक विशेष अपराध की श्रेणी में रखा गया है, यानी अगर मामलों में आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, आप एफआईआर नहीं दर्ज करते हैं, तो उसको भी एक श्रेणी में रखा जाएगा कि ये भी अपराध है। इससे बच्चों के विरुद्ध अपराधों को छिपाना अब तुलनात्मक रूप से कठिन हो गया है। विभिन्न शब्दों के स्पष्ट, यानी इसमें कई सारे शब्द ऐसे हैं जिसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, उसको बताया कि ये क्या चीज है, किस चीज को इस शब्द के तहत किया जाएगा कंप्लीट, किस चीज को इस शब्द के तहत माना जाएगा। जैसे अधिनियम के तहत चाइल्ड पोर्नोग्राफी सामग्री के भंडारण को एक नया अपराध बनाया गया है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी यार बहुत बड़े लेवल पे चल रही थी, ये पूरी इंडस्ट्री बन गई थी, इसलिए इसको भी यहाँ पे आकर के क्रिमिनलाइज कर दिया गया है, यानी कि इसको भी अपराध की श्रेणी में रख दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में मौजूद किसी महिला के शील को भंग करना, आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन की अमूर्त परिभाषा के विपरीत, यानी जो आईपीसी है इंडियन पिनल कोड, उसमें महिला की शील को भंग करने को परिभाषित नहीं किया गया था कि अमूर्त परिभाषा के विपरीत। इस अधिनियम में यौन दुर्व्यवहार के कृत्यों को स्पष्ट शब्दों में न्यूनतम सजा में वृद्धि के साथ परिभाषित किया गया, यानी जो यहाँ पे ये बताया गया कि यौन दुर्व्यवहार क्या है, इसको पूरे अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया है। थोड़ा सा देख लेते हैं नार्को टेस्ट के बारे में, जिसका पहलवान जिक्र कर रहे हैं। नार्को परीक्षण, नार्को परीक्षण में व्यक्ति को सोडियम पेंटोथल, कौन सी दवा दी जाती है, कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है, तो सोडियम पेंटोथल नाम से दिया जाता है ये इंजेक्शन, जिससे वह व्यक्ति कृत्रिम निद्रावस्था या बेहोश अवस्था में पहुंच जाता है। यानी जब इसको ये इंजेक्शन दिया जाता है तो वो लगभग बेहोशी की अवस्था में पहुंच जाता है, उसको इतना ही होश रहता है कि वो थोड़ा सा बोल सके, वो इतना ज्यादा बेहोशी की हालत में रहता है या इतना ज्यादा नींद में रहता है कि वो कोई अपने से मनगढ़ंत कांड नहीं बना सकता, उसकी कल्पना शक्ति तटस्थ हो जाती है अथवा बेअसर हो जाती है, यानी वो कल्पना नहीं कर सकता, कोई झूठ नहीं बोल सकता। मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है, हालांकि अभी आप आगे देखेंगे कि 100% सफलता दर नहीं रही इसकी, यानी इसमें भी कुछ लोग ऐसे होते हैं हंसी इस बात पे आ रही कि इसमें भी कुछ लोग होते हैं पारंगत, जो इसको भी धोखा देकर के निकल जाते हैं, नार्को टेस्ट को भी। उससे सही सूचना प्राप्त करने की जानकारी के सही होने की उम्मीद की जाती है। हाल के कुछ वर्षों में जांच एजेंसी द्वारा जांच के दौरान नार्को परीक्षण किया जाता है। अधिकांश लोग इसे संदिग्ध अपराधियों से सही सूचना प्राप्त करने के लिए यातना और अर्थ डिग्री के विकल्प के रूप में, अर्थ नहीं थर्ड डिग्री के विकल्प के रूप में देखते हैं। यानी कुछ विशेषज्ञ ऐसे हैं या जो कुछ संस्थाएं ऐसी मानवाधिकार संगठन हो गए, इस तरीके के लोग ये बोलते हैं कि थर्ड डिग्री का एक तरीका है, यानी इसको यूज नहीं करना चाहिए, ये गलत बताया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। हालांकि इस विधि में वैज्ञानिक रूप से 100% सफलता प्राप्त नहीं हुई है और चिकित्सा क्षेत्र में भी विधियां विवादास्पद बनी हुई है। नार्को परीक्षण का इतिहास क्या है जानकार मानते हैं कि नार्को शब्द ग्रीक शब्द नार्क, जिसका क्या अर्थ होता है बेहोशी अथवा उदासीनता, से लिया गया और इसका उपयोग एक नैदानिक मनोचिकित्सक तकनीक का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के परीक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम वर्ष 1922 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1922 में हुई थी, जब टेक्सास कहाँ अमेरिका में है, कि एक प्रसूति रोग विशेषज्ञ रॉबर्ट हाउस ने 2 कैदियों के परीक्षण हेतु नशीली दवाओं का प्रयोग किया था। भारतीय संविधान और नार्को परीक्षण का क्या संबंध है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 जो कहता है, ये कहता है स्वयं अभिशंसन की मनाही, यानी अपने विरुद्ध, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी अगर मान लीजिए मुझे किसी केस में पकड़ा गया है तो मुझे ये नहीं कहा जाएगा कि आप अपने ही खिलाफ गवाही दें, यानी मैं इस चीज के लिए बाध्य नहीं हूं कि मैं कहूं हाँ मैंने ही किया जबरदस्ती। अगर मैंने किया वो प्रूफ हो जाता तो अलग बात है, लेकिन मुझे इस चीज के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि मैं अपने ही खिलाफ गवाही दे दूं कि हाँ मैंने ही किया, जबरदस्ती मैंने ही किया। ये चीज के लिए मना करता अनुच्छेद 20(3). इसके अलावा सिल्वी बनाम कर्नाटक राज्य 2010 का मामला, ये सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि अभियुक्त की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का लाई डिटेक्टर टेस्ट नहीं किया जा सकता। यहाँ पे लाई डिटेक्टर टेस्ट के बारे में है और इसी तरीके से समझ लीजिए नार्को टेस्ट के बारे में कि जब तक
अभियुक्त जो है जिसके ऊपर ये आरोप लगाएंगे, अगर उसकी सहमति नहीं है तो आप ये परीक्षण नहीं कर सकते जब तक कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा ना बन जाए, कोई बहुत एक्सट्रीम कंडीशन ना बन जाए, तब तक बिना उसकी सहमति के आप इसको लागू नहीं कर सकते, इसको नहीं किया जा सकता, इस चीज को कंडक्ट नहीं कराया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। यानी अगर मान लीजिए मैंने ये विकल्प चुन लिया कि हाँ ठीक है मुझे कराना, तो मुझे अपने वकील से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर मैंने ये चुन लिया तो अब मुझे अपने वकील से नहीं समझना है या मिलना है नहीं उनसे। और वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण के सभी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी तथ्य के बारे में समझाया जाना चाहिए। यानी उसको बताना चाहिए जो अभियुक्त है कि इसके बाद आपके ऊपर शारीरिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, मानसिक इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इसका फायदा क्या नुकसान, ये सारी चीजें पुलिस और वकील दोनों के द्वारा ही बताई जानी चाहिए अभियुक्त को। सॉरी। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि जो लोग स्वैच्छिक रूप से इस प्रकार के परीक्षण का विकल्प चुनते हैं उन्हें उनके वकील से मिलने की इजाजत होनी चाहिए। और वकील तथा पुलिस प्रशासन द्वारा उस व्यक्ति को इस प्रकार के परीक्षण के सभी शारीरिक, भावनात्मक और कानूनी तथ्यों के बारे में समझाया जाना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने वर्ष 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के प्रशासन संबंधी दिशा निर्देशों को सख्ती से पालन करने को कहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने, जो उनकी 3 सदस्यीय बेंच बनी थी, उन्होंने 2000 में कहा था कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा प्रकाशित लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। इस आर्टिकल में लेखक बात कर रहे हैं द इंडियन पॉलिटी ए डेमोक्रेटिक डायग्नोसिस। इसमें संसदीय व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं थोड़ा बहुत, और उसके अलावा थोड़ा सा लोकतंत्र के बारे में जिक्र किया। तो लोकतंत्र की सबसे सर्वमान्य परिभाषा आप सभी को पता है, लोगों द्वारा, लोगों का, लोगों के लिए शासन। तो इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी परिभाषा है, सबसे सर्वमान्य परिभाषा है जो सारे विश्व में चलती है। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि परिभाषा किसने दी थी। और इस आर्टिकल में लेखक ये बता रहे हैं कि जो हमारा संसद है इस समय, जो नई संसद भवन बनी है, उसमें जो रिचुअल्स हुए थे अभी हाल ही में, वो खास करके एक विशेष धर्म को टारगेट करके किए गए थे। यानी एक विशेष धर्म से संबंधित रिचुअल हुए थे जो बहुत बड़े लेवल पे किए गए थे। इसमें लेखक जो है एक पर्टिकुलर पार्टी को कंडेम कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं कि वो जो एक विचारधारा लेके चल रही है वो बहुत गलत विचारधारा है और ये विविधता भरा देश है, यहाँ पे ऐसी विचारधारा ठीक नहीं है, यही बता रहे इसमें लेखक। तो ये तो हम किसी को कंडेम कर सकते नहीं। देखिए आप जो सिविल सर्वेंट्स बनने जा रहे हैं, आप उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी को कंडेम नहीं कर सकते, आप उसमें किसी पर्टिकुलर पार्टी की आलोचना कर नहीं सकते हैं। आपको आलोचना करने में तो आप किसी का नाम लेकर के आलोचना नहीं करेंगे, आप ये नहीं लिखेंगे आंसर राइटिंग में, इंटरव्यू में डायरेक्ट कि ये पार्टी है, चाहे बीजेपी होगी, चाहे कांग्रेस होगी, चाहे आम आदमी पार्टी, कोई सी भी पार्टी का आप डायरेक्ट नाम लेकर के उसकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। इससे आपके इंटरव्यू पे, आपके आंसर राइटिंग पे, इस तरीके पे सब पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आपको आलोचना करनी भी है सॉरी, तो आप एकदम तटस्थ होकर के करें, कुछ अच्छाई भी बताएं, कुछ बुराई भी बताएं, इस तरीके से उसको लेकर के चलें और लास्ट में बैलेंस करते हुए कि ये चीजें हैं लेकिन इसको ऐसे किया जा सकता है, इसको इस तरीके से समाप्त किया जाता है आंसर राइटिंग में। और इंटरव्यू में भी आप किसी भी पर्टिकुलर पार्टी को लेकर के गलत नहीं बोल सकते हैं, आप किसी का नाम लेकर के पर्टिकुलरली आप गलत नहीं बोल सकते जब तक कि कोई बहुत बड़ा मुद्दा ऐसा ना है जहाँ पे इंटरव्यू के बोर्ड मेंबर खुद आपसे सुनना चाहे उस बारे में। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं कि लेखक किसी पर्टिकुलर पार्टी को कंडेम कर रहे हैं, उनकी आलोचना कर रहे हैं, ये तो इस हिसाब से हो गया। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है तो उसके बारे में हम देखते हैं। हमारे संसद सॉरी यार, हमारी संसदीय व्यवस्था को कानून निर्माण, कार्यकारिणी की जवाबदेही, कर आरोपण को मान्यता तथा राष्ट्रीय वित्त आदि को ध्यान में रखकर बनाया गया था। भारत राज्यों का संघ होगा और भाग 11 केंद्र तथा राज्यों के मध्य प्रशासन को बताता है। यानी भाग 11 में क्या जिक्र है, तो ये बताया गया कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध कैसे होंगे, ये भाग 11 में कहा गया संविधान के। और बात राज्यों के संघ किस अनुच्छेद में कहा गया, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक लोकतंत्र अंतिम रूप से 3 स्तंभों पर टिका है। यानी सामाजिक लोकतंत्र का मान्यता तभी है, वो सभी तभी मान्य रखेगा जब स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीनों तभी ये मायने रखता है सामाजिक लोकतंत्र। अगर ये तीनों नहीं है व्यवहार में, हमारे समाज में, तो उस तरीके से लोकतंत्र का कोई मायने नहीं है। ये डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था। इसको सबसे अच्छे तरीके से तभी प्राप्त किया जा सकता है जब विधायिका, न्यायपालिका तथा कार्यकारिणी तीनों अच्छे से काम करें। यानी जो हमारे देश में 3 स्तंभ है हमारे संविधान ने जो बनाया, ये हो गया कार्यकारिणी, हो गया एग्जीक्यूटिव, उसके बाद लेजिस्लेटिव यानी कि विधायिका, उसके अलावा हो गया न्यायपालिका। अगर ये तीनों अच्छे से काम करें तभी इस लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त किया जा सकता है, तभी इस चीज को अच्छे से लेकर के चला जा सकता है। ये सिद्धांत संविधान की प्रस्तावना में रखे गए, ये सारे सिद्धांत की स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, आप सभी को पता ही होगा कि ये सारी चीजें संविधान में रखे और प्रस्तावना में भी रखी गई हैं। और प्रस्तावना से कई बार ये सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए, बहुत बार ये सारे क्वेश्चन पूछे गए प्रस्तावना में क्या शब्द हैं, क्या नहीं है, कौन से क्रम में शब्द हैं। तो प्रस्तावना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। और उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान के मूलभूत ढांचे भी माने गए। यानी ये जो तीनों चीजें हैं इसको संविधान का मूलभूत ढांचा भी माना गया। उसके अलावा न्यायपालिका की स्वतंत्रता होगी, उसको भी मूलभूत ढांचा माना गया। मूलभूत ढांचा क्या है, तो वो ये चीज है कि आप किसी भी हालत में, देखिए अनुच्छेद 368 के तहत संसद को ये शक्ति दी गई है कि उस संविधान में संशोधन कर सकती है। अगर कोई प्रावधान तो उसमें संविधान संशोधन करके उसको बदल सकती है संसद। लेकिन
जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, यानी कि आधारभूत ढांचा बता दिया सुप्रीम कोर्ट ने, अब उसमें संसद परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसे कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता हो गई, अब उसमें संसद अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं कर सकते। और ये जो बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर, वो कहां से आया था? तो 1973 केशवानंद भारती मामले से यहां से आया था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर कहां से आया था, तो केशवानंद भारती मामले 1973 से आया था। आइए देखते हैं संसदीय व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा। इसमें क्या कहा गया? तो भारतीय संविधान केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए संसदीय स्वरूप की व्यवस्था करता है। यानी जो हमारा संविधान है वो केंद्र में भी संसदीय व्यवस्था बताता है और राज्य में भी संसदीय व्यवस्था की स्थापना करता है। अनुच्छेद 74 और 75 केंद्र में, यानी अनुच्छेद 74 और 75 के तहत केंद्र में, तथा अनुच्छेद 163 तथा 64 के तहत राज्यों में संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है हमारे संविधान के द्वारा। संसदीय व्यवस्था वह है जिसमें कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव अपने नीति एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है। यानी संसदीय व्यवस्था किसको कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है जिसमें कार्यपालिका जो होती है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, वो लेजिस्लेटिव के लिए यानी कि सॉरी यार, विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है अपने कार्यों के लिए, अपनी नीतियों के लिए, अपने बनाए गए कामों के लिए। संसदीय व्यवस्था की विशेषताएं क्या क्या है? तो इसकी दोहरी कार्यकारिणी, यानी इसमें दोहरी कार्यकारिणी होगी, 2 लोग होंगे, 2 स्तर होगा। बहुमत के दल का शासन, ये तो आप सभी लोग को पता है कि हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। जैसे कि जो सत्ता में आता है दल, उसको क्या है तो 50% + 1 वोट मिलना चाहिए जीतने के लिए, और इसी तरीके से 50% + 1 MLA या MP मिलते हैं, जो बहुमत होता है जिनका, वही जाकर के सरकार बनाते हैं। तो यही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो बहुमत का दल होगा उसका शासन होगा। सामूहिक उत्तरदायित्व, अब इसमें सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या है? तो ये सामूहिक जो मंत्री परिषद होती है ना, हमारी मंत्री परिषद, जो चाहे वो केंद्र के लेवल पर जो होगी वो लोकसभा के प्रति, यानी जो हमारी केंद्र के लेवल पे मंत्री परिषद वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार है। यानी अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए लोकसभा के द्वारा, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी ही इस्तीफा देंगे, उनके साथ जितना भी मंत्री परिषद है वो सब भंग हो जाएगा अपने आप ही। और राज्य के स्तर पर मंत्री परिषद जो होती है वो राज्य विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, यानी उसके प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है उसका। यानी अगर वहां पे अविश्वास प्रस्ताव पास किया जाएगा तो मुख्यमंत्री के साथ साथ उसकी पूरी मंत्री परिषद भी भंग हो जाएगी, वहां पे वो समाप्त हो जाएगी। राजनीतिक एकरूपता, इसका क्या मतलब है? राजनीतिक एकरूपता से मतलब ये है कि जो उसमें मंत्री बनते हैं या जो सत्ता में, तो सभी लगभग मंत्री जो बनते हैं वो सभी एक ही पार्टी से होते हैं, लगभग। और मेरे ख्याल से अब तो जो प्रचलन चल गया है उसमें हमेशा ऐसा होता है कि सभी मंत्री जो होते हैं राजनीतिक पार्टी, एक ही पार्टी से होते हैं जो सत्ता में होती है। पहले कई बार ऐसा देखने को भी आया है कि पहले ऐसा होता था जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो कुछ भले से वो राजनीति में सत्ता में कोई और पार्टी हो, लेकिन वो विपक्ष के किसी सदस्य को अपना मंत्री बना लेती थी। लेकिन अब ये ट्रेंड खत्म हो गया, अब जो लोग सत्ता में है उसी पार्टी के सदस्य मंत्री बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोहरी सदस्यता। उसका अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री का नेतृत्व। यानी आप सभी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कहने के लिए तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है, लेकिन एक्चुअल में किसके हाथ में सत्ता है? तो प्रधानमंत्री के हाथ में, मंत्री परिषद के हाथ में। यानी प्रधानमंत्री नेतृत्व करता है, यही लीडर है, सबको लेकर के ये चलता है। इसी के सलाह पे, सलाह क्या, ये सलाह कहने के लिए संविधान में लिखी गई है, लेकिन इन्हीं के कहने पर ही किसी को मंत्री बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उनको मंत्री पद से हटा भी दिया जाता है। निचले सदन का विघटन। निचला सदन क्या? तो लोकसभा है, जहां पे हम लोग डायरेक्ट चुन के अपने नुमाइंदों को भेजते हैं, तो वो निचला सदन है, उसका विघटन हो जाता है। आप सभी को पता है कि प्रत्येक 5 वर्ष पे लोकसभा का विघटन हो जाता है, फिर से नए चुनाव होते हैं, फिर से नए लोग आते हैं। शक्तियों का सम्मिश्रण। इसके गुण क्या क्या है इस व्यवस्था के? तो विधायिका एवं कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि दोनों ही जगह पे एक ही पार्टी के लोग रहते हैं, तो दोनों ही जगह जब एक ही पार्टी के लोग रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि समानता बनी रहेगी। उत्तरदायी सरकार, यानी जो सरकार होती है उत्तरदायी होती है, उससे हम सवाल पूछ सकते हैं उसके बाद अगर वो सही तरीके से कार्य नहीं करती है, वो हमारा जवाब नहीं देती है, सही तरीके से लेकर के नहीं चलती है, तो आने वाले चुनाव में हम उसकी सरकार गिरा सकते हैं और नई पार्टी को सत्ता में ला सकते हैं। तो यहाँ पे उत्तरदायित्व का बना रहता है। निरंकुशता पर रोक। अब ये जो जैसे मान लीजिए हिटलर वाली कंडीशन, अब अगर यहाँ पे बहुमत दल का शासन नहीं होता, यहाँ पे विपक्ष नहीं मौजूद होगा, तो हिटलर जैसी कंडीशन बन जाएगा, ऑटोक्रेसी हो जाएगी, एक ही आदमी लेकर के चलेगा। तो वही कहा जा रहा है निरंकुशता पर रोक लगाता है ये व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था की विशेषता ये गुण है उसका। व्यापक प्रतिनिधित्व। व्यापक प्रतिनिधित्व से क्या मतलब? कई सारे क्षेत्र से लोग आते हैं, मंत्री चुने जाते हैं कई सारे क्षेत्र के, तो जाहिर सी बात है कि प्रत्येक क्षेत्र को लगभग मिल जाता है प्रतिनिधित्व अपना, क्योंकि अब हम हमारे क्षेत्र से कोई जाता है चुन करके, जो MP हो गया हमारे क्षेत्र से गया, आपके क्षेत्र से गया, तो इस तरीके से जो होते हैं वो व्यापक प्रतिनिधित्व वहां पे जाकर प्रदान करते हैं, वो बताते हैं कि हमारे क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस तरीके से वहां पे प्रतिनिधित्व कई स्तर पे हो जाता है, व्यापक हो जाता है। दोष क्या है इस व्यवस्था के? तो ये अस्थायी सरकार। यहाँ पे सरकार जो है अस्थायी होती है, यानी कभी भी गिर सकती है, इसका कोई भरोसा नहीं। जैसे ही मान लीजिए, इसके पीछे वजह क्या है? अब यहाँ पे जब तक बहुमत प्राप्त है तब तक ये सत्ता में बने हुए, लेकिन अगर 4-6 विधायक इधर उधर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है, 4-6 MP इधर उधर हो जाए तो दिक्कत हो जाती है। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अस्थायी सरकार है, अगर वहां पे कुछ MP या MLA इधर उधर हो जाते हैं तो इससे समस्या हो सकती है। नीतियों की निश्चितता नहीं होती। अब इसके लिए
क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि भाई देखिए, कोई भी नीति बनाता है तो 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल इस तरीके से करके नीति बनाई जाती है। लेकिन अब जो सरकार है वो सत्ता में 5 साल के लिए हो सकता है अगली सरकार जो है नीति को बदल दे, या अगली बार मान लीजिए आप फिर से 10 साल के लिए हो गया, लेकिन 15वें साल में जो सरकार है वो आपकी नीति को बदल दे। और अक्सर ऐसा देखने में आता है कि जो पुरानी सरकार की नीति होती है, आने वाली सरकार, नई सरकार उसको बदल ही देती है। अकुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन, अब ये क्या है, आप देख पा रहे होंगे अपने ही संसदीय व्यवस्था में, अपने यहाँ जो है, आप देखिए एकदम रिलेट करके चलिए ना, व्यवहारिक तरीके से देखिए। जो हमारे यहाँ के नेता हैं उनको कितना जानकारी आप सबको खुद ही पता है कि हमारे नेताओं को कितनी विशेषज्ञता हासिल है इन सारी चीजों, आप सारे लोग को ये सारी चीजें पता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कुशल व्यक्तियों द्वारा सरकार का संचालन किया जाता है, यानी वो जो जिस फील्ड के मंत्री बनाए गए हैं, जैसे जो मान लीजिए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं, जो रेल मंत्री बनाए गए, तो उस क्षेत्र में उनको विशेषज्ञता हासिल नहीं होती है, वो सामान्य जानकारी उनको होती है, कभी कभी नहीं भी होती है, लेकिन उनको मंत्री बना दिया जाता है। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि अकुशल व्यक्ति होते हैं, मतलब उस फील्ड के विशेषज्ञ नहीं होते हैं। शक्तियों के विभाजन के विरुद्ध, यानी इसमें शक्तियां बढ़ती नहीं, सारी शक्तियां इन्हीं के पास रहती है, एक ही पार्टी के पास रहती है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। ये कुछ वन लाइनर टाइप के हैं। राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड। इस आर्टिकल में लेखक बता रहे हैं कि टेक्नोलॉजी के बारे में इसमें चर्चा की जा रही है। इसमें बताया जा रहा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इस तरीके की जो कंपनियां हैं, उनका प्रभाव इतना ज्यादा हो गया कि अब कई सारे देश इसको रोकना चाह रहे हैं पर रोक नहीं पा रहे हैं। कई सारे देशों के जीडीपी इतना नहीं जितना एप्पल की टर्नओवर है, यानी इनका प्रभुत्व जो है बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ गया है, बहुत बड़े लेवल पे लोग काम कर रहे हैं। वही इन सारी चीजों के बारे में बात करें, टेक्नोलॉजी के नुकसान और फायदे दोनों के बारे में थोड़ी बहुत बताएं लेखक इसमें बारे में। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। पॉलिटी के हिसाब से एक राष्ट्र वो है जिसकी जमीनी सीमा के साथ साथ संप्रभुता भी हो। अब जमीनी सीमा क्या है? लैंड बाउंड्री। जैसे कि अगर कोई राष्ट्र है तो किसी को राष्ट्र का दर्जा कब दिया जाएगा, कब माना जाए कि कोई देश है, कोई राष्ट्र है, कैसे मान लिया जाए? अब जैसे मेरा घर है, यहाँ पे मेरे पास 1 बीघा जमीन है, तो इसको तो नहीं कह देंगे ना कि राष्ट्र है। तो राष्ट्र बनने के लिए उसकी शर्त क्या है, किसी को देश का दर्जा मिलने के लिए क्या शर्त है? तो एक तो पहले उसके पास जनसंख्या होनी चाहिए, उसके पास जमीन होनी चाहिए। लेकिन इन सारी चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो बताया जाता है पॉलिटी के हिसाब से, वहां पे संप्रभुता को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। यानी वहां पे ये कहा जाता है सॉवरेनिटी जो है, संप्रभुता जो है, जब तक वो नहीं होगी तब तक कोई भी राष्ट्र नहीं माना जाएगा, वो अधीनस्थ ही माना जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए जैसे अभी हम ही लोग थे, जब तक अंग्रेजों के गुलाम थे तब तक हमें राष्ट्र नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे थे, हमारी प्रभुसत्ता में वो था, हम तो सत्ता में थे ही नहीं। इस वजह से कहा जा रहा है कि यानी संप्रभुता जो है, यानी कोई राष्ट्र अपने हिसाब से फैसला ले कि उसको क्या करना है, ये नहीं कि किसी बाहरी दबाव की वजह से, यानी अमेरिका के हमसे कह दे कि तुम्हें रसिया से हथियार नहीं खरीदने तो हम नहीं खरीदें, ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो हमें राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जाएगा। यानी मतलब ऐसा नहीं कि एक ही मामले में लेकर किसको चलेंगे, जब बहुत सारे मामले ऐसे आने लग जाएंगे कि अब हाँ हम अपना फैसला अपने से नहीं ले रहे हैं, अमेरिका से पूछ के ले रहे हैं या रसिया से पूछ करके ले रहे हैं, यानी ये लोग जो कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं, तो फिर हम राष्ट्र कहाँ रहेगा, फिर हमारा अपना अस्तित्व कहाँ रहेगा, फिर तो हम उसके अधीनस्थ हो गए, जो वो कह रहे हैं हम वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है पॉलिटिकल। पर यही क्वेश्चन 2021 में पूछा था, 2021 यूपीएससी में पूछा था। इसको मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा कि संप्रभुता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यानी इसमें पूछा था राज्य की परिभाषा क्या है, तो जिसमें संप्रभुता वाला पॉइंट है, यानी ये मस्ट है यार, संप्रभुता होनी चाहिए, सॉवरेनिटी होनी चाहिए राष्ट्र बनने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है भौगोलिक सीमा अभी भी बाहरी युद्ध से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है, परंतु अब साइबर आक्रमण जैसे कुछ मुद्दों ने इसे सुरक्षित बना दिया है। यानी भौगोलिक सीमाएं जो है, हम किसी देश के साथ सीमा साझा, जैसे बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा साझा होती है, तो वहां पे जो भौगोलिक सीमा जो लैंड पे है, जो वाटर में, ये सारी सीमाएं तो अभी भी महत्वपूर्ण है। लेकिन अब जो साइबर अटैक होते हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अभी पाकिस्तान के कुछ अटैक जो थे, ड्रोन अटैक सीधा जम्मू कश्मीर में कर दिए थे उन लोगों ने, इस तरह की बदतमीजी काटते रहते हैं आए दिन। तो यही यहाँ पे कहा जो साइबर अटैक, अब मान लीजिए कंप्यूटर अटैक हो गया। हमारे यहाँ पे अभी एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की, उसमें बताया गया था कि जो मुंबई में बिजली वाला मुद्दा हुआ था, यानी काफी देर तक बिजली गायब थी, वो चाइना का साइबर अटैक था, ऐसा कहा गया था, उसमें ऐसा दावा किया गया था। तो अगर साइबर अटैक जैसे ऐसे, तो वहाँ पे आपको यार बॉर्डर की जरूरत ही नहीं है, आप किसी और कंट्री में बैठे हुए वहां से सीधा किसी और देश के सर्वर पे हमला कर दे रहे हैं। अब उस देश के सर्वर को हमला करके आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ले रहे हैं, जो भी जानकारी महत्वपूर्ण है, जैसे सेना से जुड़ी जानकारी हो गई, रक्षा से जुड़ी जानकारी, स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी हो गई, या कोई इंपॉर्टेंट डेटा हो गया। जैसे अभी हमारे यहाँ आधार वाला मुद्दा है, अब मान लीजिए कोई देश इस पर अटैक करके आधार की सारी जानकारी ले, तो अब उसके पास हमारे लोगों की जो पूरा जिंदगी कैद हो जाएगी। यार आधार बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, आधार लगभग सभी के पास है। वो आधार का पूरा बायोडेटा निकाल ले, उसका फिर मिसयूज करे, क्लोनिंग करे हम लोग की, इस तरीके से बहुत सारे मुद्दे इसमें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे कहा जाए कि जो साइबर अटैक जैसे मुद्दे हैं, इन्होंने इसको असुरक्षित बना दिया है भौगोलिक सीमा को। यानी देश की सीमा आप भौगोलिक लेवल पे लड़ते रहिए, लेकिन ये जो साइबर अटैक है ये आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा, आप रोक भी नहीं पाएंगे। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। वेब 3 ने लोगों को तथा ब्लॉकचेन तकनीक की वजह से राज्य तथा अन्य लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, वाणिज्य आदि को प्रभावित करने का अवसर दिया है। यानी वेब 3.0 जो आया है, इसने क्या किया, तो ये स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा का क्षेत्र हो गया, व्यापार वाणिज्य हो गया, इन सारी चीजों में लोगों को इंटरवीन करने का, उसमें घुसने का, उसको लोगों को प्रभावित करने का, इसको ऐड करने का,
इन सारी चीज़ों का मौका दिया है वेब 3.0 ने। इसके पहले क्या था इसके बारे में हम अभी देखेंगे, वेब 1 क्या है, वेब 2 क्या है और वेब 3 क्या है, आगे इसके बारे में हम देखेंगे। तकनीक की वजह से अब भौगोलिक सीमा का विशेष महत्व नहीं रह गया है, वही पॉइंट, यानी जब से टेक्नोलॉजी आई तो अब भौगोलिक सीमा कोई विशेष महत्व नहीं। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं रखती है, लेकिन तकनीक इतना ज्यादा लेवल पे चली गई है ना कि अब बैठे बैठे आप कहीं, आप चाइना में बैठे आप सीधा इंडिया के ऊपर हमला कर दें, आप मिसाइल छोड़ दें, परमाणु बम तकनीक की वजह से गिरा दें। इस तरीके से ये बताया कि टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा बढ़ चुकी है, साइबर अटैक हो गया, ड्रोन अटैक हो गया, इस तरीके से इतना ज्यादा बढ़ चुकी है कि भौगोलिक सीमा उसके आगे छोटी महसूस होती है। अब आवासीय गतिविधियों की कोई सीमा नहीं है, डाटा कल्पना से भी तेज स्पीड से जाता है यार। आप सभी को पता है कि 1 सेकंड में कितना सारा डेटा ट्रांसफर हो जाता है, और कहा जाता है और ये जो है डेटा इज मनी, वर्तमान समय के लिए कहा जाता है डेटा इज मनी। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि वर्तमान समय के लिए डेटा इज एवरीथिंग, यानी आपके पास डेटा तो आपके पास सब कुछ है। जब कोई राज्य इसे रोकने के लिए कानून निर्माण करता है तो चालू करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर मान लीजिए हम ही हैं अपने लेवल पे इसको कोई कानून बनाते हैं, लेकिन अब ये हमारे यहाँ कानून बन गया, अब ये जो बड़ी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ से छोड़ करके दूसरे जगह अपना बेस शिफ्ट कर लें, वहां से ये बदतमीजियां काटती रहे। और ये देश जो है इनके हमारी जीडीपी कम है, ये अभी उतना विकसित नहीं है, विकासशील नहीं है, ये अल्प विकसित है, तो यहाँ ये अपने लिए कंपनियों को आकर्षित करने के लिए छोड़ देते हैं। तब अब यहाँ पे ये बेस शिफ्ट कर लेगी, यहाँ से बदतमीजी काटेगी, फिर हम तो कुछ बोल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो कोई कानून है ही नहीं। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि इससे एक तरफा लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई अब दूसरे देश में जाकर के बदतमीजी काट रहा है, वहां पे तो हमारा कानून नहीं चलेगा ना, हमारा कानून हमारे देश के भीतर चलेगा। तो हम अगर कोई कानून बना भी लेते हैं, लेकिन जब तक अन्य लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा, अन्य देशों का सहयोग नहीं मिलेगा, वैश्विक स्तर पर इसके लिए काम नहीं किया जाए, तब तक हमारे लिए मुश्किलें बनी रहेंगी। तो हम सिर्फ अपने देश के भीतर बना करके क्या कर लेंगे, वो किसी और देश से जाकर बदतमीजी काटेगा। टेक्नोलॉजी ने तो वैसे भी सीमा को आर पार कर दिया है, भेज दिया है। नेक्स्ट पॉइंट, अन्य देशों के सहयोग के बिना ऐसी कंपनियों को मुंहतोड़ जवाब देना मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है कि जब तक अन्य देश सहयोग नहीं करेंगे, कोई एक देश अकेले कैसे से निपट सकता है। इसलिए जब राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देने वाली गतिविधियां देश के बाहर होते हैं तो कार्यकारी, विधायिका तथा न्यायपालिका उनसे निपटने में सक्षम हो जाता है। अब जाहिर सी बात है, जैसे हमारी संप्रभुता जो है उसको खतरा पाकिस्तान से हो, तो अब उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है। हमारी सुप्रीम कोर्ट का जो रूल है, उनका जो नियम है, वो तो हमारे यहाँ लागू होता है, भारत में चलता है। या उसमें जो हमारी प्रधानमंत्री जी हैं, ऊपर पीएमओ कार्यालय हो गया, कार्यकारी होता है। अब वहां पे लड़ने के लिए हम यहाँ से पाकिस्तान से जाकर के एप्पल बदतमीजी काटे या गूगल बदतमीजी काटे, तो हम उसमें उसके ऊपर कैसे अपना नियम लगाएंगे। या अन्य किसी देश से जाकर के काटे, वो देश कह देगा सीधा सीधा कि नहीं है, हमारे यहाँ से कोई नियम कानून नहीं, हम नहीं रोक सकते हैं, आपके यहाँ तो आप अपने यहाँ जब बेस है उससे रोकिए, तो हम क्या कर लेंगे। वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि इसके लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास करना होगा, यानी जब हमारी संप्रभुता को या किसी अन्य संप्रभुता को खतरा होता है इनसे, और अगर ये लोग किसी और देश में बेस शिफ्ट करके काम करते हैं जहाँ ऐसा कोई कानून ही नहीं है, तो फिर वहां पे कोई क्या कर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि सारे देशों को एक साथ आना होगा और सबको साथ मिलकर के इसके बारे में काम करना होगा। नई तकनीकों के उद्भव ने भी राज्यों को असक्षम किया है उसे विनियमित करने में। अब आप लोग को भी पता है कि आए दिन कोई ना कोई टेक्नोलॉजी खोजी जा रही है, आए दिन किसी ना किसी नई तकनीक का आविष्कार हो ही रहा है। जैसे चैट जीपीटी हो गया, अब कितना मान लीजिए अभी हम लोग नियम बनाए आज, फिर कल कोई और नई तकनीक आ गई तो इसमें कितना ऐड करेंगे, परसों कोई और आ गई, उसके अगले दिन कोई और आ गई, तो इस तरीके से कोई कितना नियम बनाएगा। वही यहाँ पे कहा कि इस तरीके से इसको रेगुलेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई नई तकनीक खोज के ले आ रहे हैं, कोई ना कोई इसमें जाके डेवलपमेंट हो जा रहा है तकनीक में, तो उस तरीके से हमारे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। और सिर्फ ये हमारे लिए नहीं, वैश्विक स्तर पर मुश्किल होता जा रहा है कि इसको कैसे विनियमित किया जाए, इसको लेकर के कैसे चलाए, इसको कैसे टैकल किया जाए। अमेरिका की 5 बड़ी टेक कंपनियां कौन कौन सी, तो गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक तथा एप्पल। कौन कौन सी, आप ये देख सकते हैं, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, फेसबुक हो गया तथा एप्पल। ये 5 कहाँ की हैं, ये अमेरिका की हैं। इनकी कीमत जो $4100 बिलियन से भी अधिक है। देख सकते हैं आपकी इतना यार, कई सारे देशों की जीडीपी नहीं, जितना इनकी कीमत बढ़ गई है, इनसे भी अधिक है। सांकेतिक रूप से जर्मनी, जो विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको भी पीछे छोड़ दिया इन लोगों ने। यानी जो जर्मनी जो विश्व की 4थी सबसे बड़ी, हमारा तो छोड़िए, हम तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ये जर्मनी जो 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसको भी इन 5 कंपनियों ने मिलकर के पीछे छोड़ दिया। यानी इन 5 कंपनियों का नेटवर्थ देखेंगे तो जर्मनी की जीडीपी से भी अधिक है, ऐसा बताया जा रहा है। इन कंपनियों का सबसे महत्वपूर्ण आधार है डाटा तथा उसका उपयोग। वही डेटा इज मनी, डेटा इज एवरीथिंग, यानी डेटा है तो सब कुछ है। ये सारी कंपनियां डेटा एनालाइज करती हैं, उसके एल्गोरिथम पे काम करती हैं, यानी डेटा इनके पास है, उसका उपयोग करके ये सारी इतनी बड़ी कंपनियां बन गई हैं। हमारे समय में डाटा सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल बन गया है, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप आंसर राइटिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, तो इससे अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा कि हमारे समय का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल क्या है, तो डाटा बन गया है। आगे की राह क्या, तो इसके लिए वैश्विक स्तर पर एक विनियमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, यानी इसके लिए जो प्रयास किया जाए वैश्विक स्तर पर किया जाए। हमारी वित्त मंत्री कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बॉक्स में बताएंगे। हमारे वित्त मंत्री ने भी इसके लिए कानून निर्माण की बात कही थी। G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत के पास अच्छा अवसर है इसमें अग्रणी भूमिका निभाने की, जैसे कि भारत ने कहा निभाई थी, तो ISA इंटरनेशनल सोलर एलायंस में निभाया था, तथा आपदा रोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में भी भारत ने अग्रणी भूमिका निभाई थी। यानी इन दोनों चीजों को भारत लेकर के चला था, इसका नेतृत्व भारत ने किया था। तो इस तरीके से इस मामले में भी, टेक्नोलॉजी के मामले में भी, इसके लिए जो कानून बनाया जाए उसके मामले में भारत अग्रणी भूमिका निभा सकता है, इसका नेतृत्व कर सकता है।
अब यहाँ पे हम देखेंगे वेब 1.0 क्या था, वेब 2.0 क्या था, वेब 3.0 क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके देख लेंगे। वैश्विक डिजिटल संचार नेटवर्क की पहली पीढ़ी है कौन सा, तो वेब 1 जो है ये वैश्विक डिजिटल संचार की, यानी डिजिटल संचार जो हुआ था, डिजिटलाइजेशन जो हुआ था उसकी पहली पीढ़ी ये थी वेब 1.0। इसे केवल पढ़ने के लिए, रीड ओनली, यानी इंटरनेट के रूप में संदर्भित किया जाता है, जो स्थिर वेब पेजों से निर्मित है और केवल निष्क्रिय रूप से जुड़ने की अनुमति देता है। यानी इसमें आप कुछ एडिट नहीं कर सकते हैं, आप जुड़ेंगे इससे, आप पढ़ लीजिए, आप उसको देख लीजिए, लेकिन आप अगर इसमें कुछ ऐड करना चाहें तो उसमें आप ऐड नहीं कर पाएंगे, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। वेब 2.0 क्या है, तो वेब के विकास में अगला चरण है, यानी जो 1.0 था उसका अपडेटेड वर्जन है, उसका अगला पॉइंट ये है वेब 2.0, जिसके द्वारा पढ़ने और लिखने, यानी आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, आप कुछ लिख भी सकते हैं उसमें। इंटरनेट के माध्यम से संदर्भित किया गया, उपयोगकर्ता जब सर्वर एवं अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ संचार कर सकते हैं, यानी अब उपयोगकर्ता क्या कर सकते हैं, तो अपने सर्वर के साथ अन्य लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, दूसरे को बता सकते हैं, जिससे सोशल वेब का निर्माण हुआ है। आप देख ही सकते हैं कि सोशल मीडिया आज के टाइम पे कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। सोशल मीडिया जो ना करा दे, किसी को भी एक पल में फेमस कर देता है, किसी को भी एक पल में गाली देकर के बर्बाद कर देता है, किसी को कुछ, तो सोशल मीडिया का बहुत बड़ा भूमिका हो गया इस टाइम पे। यह वर्ल्ड वाइड वेब है जिसका हम वर्तमान में उपयोग करते हैं, यानी अभी हम इसी का उपयोग कर रहे हैं 2.0 का। आप देख ही सकते हैं कि इसके क्या क्या उपयोग हैं, उसमें बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग दिन भर मोबाइल पे ही पड़े रहते हैं। वेब 3.0 एक उभरता हुआ शब्द है जो पठन, लेखन और निष्पादन वेब, रीड राइट एग्जीक्यूट वेब के रूप में एक विकेंद्रीकृत इंटरनेट है। ये ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी पर संचालित है। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी क्या है, तो ये प्रौद्योगिकी ये है, टेक्नोलॉजी ये ब्लॉकचेन, कि इसको कोई भी आप जो आप भेज रहे हैं वो और जिसके पास भेज रहे हैं वो, बस यही दो लोग जानेंगे। इसको बीच में कोई चाहे कि हम इसको ट्रैक कर लें, इसको हैक करके जान ले कि क्या लिखा गया है, क्या कहा जा रहा है, क्या किस बारे में, तो आप जान नहीं पाएंगे। जिन दोनों लोग के बीच में भेजा जा रहा है बस वही दो लोग ही जान पाएंगे। यही होता है ब्लॉकचेन, और ये बहुत सुरक्षित तकनीक मानी जाती है। ये एक डिजिटल दुनिया के बारे में ब्लॉकचेन तकनीक का लाभ उठाकर बनाया गया है, जहां लोग बिना किसी मध्यस्थ की आवश्यकता के एक दूसरे के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे। जैसे आप अभी देख रहे हैं कि हम लोग का जो लेक्चर आता है, जैसे मेरा लेक्चर आएगा वो यूट्यूब पे आएगा, ये मध्यस्थ हो गया, और आप लोग वहां पे देखेंगे, यानी आप देखेंगे, मैं लेक्चर अपलोड करूंगा तो ये हो गया, मध्यस्थ कौन हो गया यहाँ पे, यूट्यूब हो गया। तो यही यहाँ पे बताया जा रहा है कि डिजिटल दुनिया के बारे में सोचते जिससे ब्लॉकचेन तकनीक लाभ उठाकर बनाएगी बिना किसी मध्यस्थ के, यानी जब ये तकनीक हो जाएगी, वेब 3.0 लागू हो जाएगा, तो यहाँ पे किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग द्वारा संचालित होगा, यानी एआई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग जो होती है उसके द्वारा इसको लागू किया जाएगा, वो इसको लेकर के चलेंगे। इसमें हम मशीनें इंसानों की तरह सूचनाओं की व्याख्या कर सकती हैं, यानी इसमें जो मशीन होगी एकदम इंसान की तरह करेगी भी है, वो एकदम इंसान के तरीके से रहेगी। अभी आप एलोन मस्क का एक इंटरव्यू था, एलोन मस्क का था या शायद किसी और का था, उसमें कहा गया कि देखिए अभी तो हम लोग रोबोट्स बना रहे हैं, एआई बना रहे हैं, तो वो दिक्कत नहीं है, चलिए बना रहे हैं, ठीक है। दिक्कत तब होगी जब कहीं ऐसा हो कि रोबोट्स इस लेवल पे निकल जाए कि वो हमें बनाने लग जाए। कहने का मतलब ये है कि जब तक हम रोबोट को चला रहे तब तक तो ठीक है, ऐसा ना हो कि रोबोट हमें चलाने लग जाए आगे, तब दिक्कत हो जाएगी, ये बात कही तो उसमें। आइए देखते कुछ वन लाइनर। राष्ट्रपति जी को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, किससे, तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये कहाँ का है, सूरीनाम का है। किसको दिया गया, तो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसे पूसा संस्थान के रूप में जाना जाता है, वर्ष 2023 के लिए NIRF द्वारा कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रैंकिंग में शिखर स्थान यानी पहला स्थान प्राप्त। अभी कल ही मैंने इस बारे में डिस्कस किया था NIRF रैंकिंग के बारे में। तो इसमें जो कृषि रिलेटेड क्षेत्र है उसमें कौन आया, तो उसमें आया भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये आया पहले स्थान पे। मैं उसको अपडेट करके उसके PDF डाल दूंगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों PACS को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया। ये PACS क्या है, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज, इसका मतलब क्या है, अभी नाम से देख सकते हैं आप, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, यानी जो कृषि से जुड़ी समितियां हो, वो उसका प्राथमिक कार्य क्या है कि कृषि में ऋण दें। ये क्या होता है, अब जैसे मान लीजिए ऋण देने वाली समितियों को दो भाग में बांटा जाए, एक हो जाएगा अर्बन, एक हो जाएगा रूरल, यानी ग्रामीण एक शहरी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सबसे निचले स्तर पर जाकर, निचले स्तर से मतलब क्या है, निचले स्तर से मतलब ग्राम सभा हो गया, ग्राम पंचायत हो गई, यानी लोगों के बीच जो काम करती है ना, आप ऐसे समझिए कि जो लोगों के बीच काम करती है, यानी जो डायरेक्ट मुझसे आकर के मिले, मुझसे बताए कि आप ये यहाँ पे ऋण ले सकते हैं, आपके लिए ये फायदा, ये चीजें हैं, ऐसे ऋण लिया जा सकता है, इतना ऋण लिया जा सकता है, या मैं जाकर के उनसे डायरेक्ट ऋण लूँ, तो यही है प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, यानी जो डायरेक्ट लोगों से कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये 2000 बनाया जाए, किसके अध्यक्षता में, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में। क्या किया जाएगा इसका, इनको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति दी जाएगी, यानी 2000 PACS जो है उनको प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया गया। अब ये प्रधानमंत्री जन औषधि वाला क्या मुद्दा है,
मुद्दा ये है कि जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है इसमें हमें जेनेरिक दवाएं मिलती हैं। जेनेरिक दवाएं क्या होती है? तो जेनेरिक दवाएं ऐसी होती हैं जिनका पेटेंट समाप्त हो चुका है। पेटेंट के आप देखिए, जो भी रिसर्च करता है, मान लीजिए मैं कोई दवा बना रहा हूं तो जाहिर बात है उसके बारे में रिसर्च करूंगा, उसके बारे में छानबीन करूंगा, उसमें मेरा पैसा खर्चा होगा, तो मुझे चाहिए ना जितना मैंने खर्चा किया उसका उससे ज्यादा मुझे चाहिए, नहीं तो मैं क्यों करूंगा रिसर्च? तो उसी के लिए पेटेंट कराया जाता है कि ये दवा मैंने खोजी है, इसका कॉपीराइट मेरे साथ जुड़ा है, इसके कॉपीराइट मेरे हैं सारे, तो उसी का पेटेंट कराया जाता है, तब उस पर हमें लाभ मिलता है। उसके बाद हमें उसका बेनिफिट जितना होता है पैसे का, या कोई बेचता है वो दवाएं तो वो हमें मिलती है। लेकिन जब इसका पेटेंट खत्म हो जाता है तब ये जेनेरिक दवाएं हो जाती हैं। जेनेरिक दवाएं अक्सर सस्ती मिलती है। तो ये जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, इसमें जो नॉर्मली दवाएं जो 100 रुपए की मिलते हैं, ये केंद्र में, जन औषधि केंद्र में जाकर के 40 से 50 रुपए में आपको मिल जाएंगे, या 50 से 60 रुपए में, मतलब बहुत सस्ती मिल जाएंगे। यहाँ पे इतना डिफरेंस हो जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है रंगभेद के खिलाफ संघर्ष की शुरुआत के 130 साल पूरे होने के अवसर पर भारतीय नौसेना, कौन? इंडियन नेवी, डरबन के पास रेलवे स्टेशन पीटर मैरिट्सबर्ग में एक स्मारक कार्यक्रम में भाग लेगी। ये क्या मुद्दा था? जो गांधी जी को ट्रेन से उतारा गया था ना, वही वाला मुद्दा है यहाँ पे। जो गांधी जी को ट्रेन से उतार दिए थे, वहां पे नस्ल भेद का हुआ था, फिर वहीं से गांधी जी प्रतिज्ञा लिए थे, उसके बाद नस्ल भेद के खिलाफ काम करने लग गए थे, वही इशू यहाँ पे बताया। तो इसमें कौन भाग ले रहा है? इसमें भाग ले रहा है युद्धपोत INS त्रिशूल। यही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी वनडे एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में पूछ लेता है किस तरीके के कौन से युद्धपोत ने भाग लिया था, किसने भाग लिया था। तो ये त्रिशूल, INS त्रिशूल है, इसको याद रखेंगे। तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC लिमिटेड जम्मू के सिधरा में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण केंद्र और यात्री निवास के निर्माण को वित्त पोषित कर रही है। यहीं तक रखता है आज का लेक्चर। थैंक यू।